नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चित्तौर हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। देखिए, गुर्दे के बारे में बहुत बातें होती हैं। इसको हिंदी में कहते हैं वृक्क ग्रंथि। और इसका अगर काम करने का क्षय हो जाता है तो उसको अपवृक्क कहते हैं, गुर्दा रोग। मधुमेह के मरीजों में आपको ये मालूम है कि मैं हमेशा कहता हूं कि खाली पेट शुगर 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज शुगर लगभग 7% रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि आंखों का पर्दा, गुर्दा और पैरों की नसें खराब होने लगती हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ों को के क्षय को आपको रोकना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना मधुमेह नियंत्रण करें। तो ये जो गुर्दा रोग है ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में दोनों में हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में लगभग 30 से 40% केसेस में एक समय के बाद 8 से 10 साल की बीमारी का समय बीत जाता है तो ये गुर्दा रोग होने लगता है। वैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में गुर्दा रोग जब होता है तो ये भी लगभग 35-40% के आसपास लोगों को होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में ऐसा है कि गुर्दा रोग, आंखों का रोग, पैरों की नसों में सुन्नपनता एकदम साथ में चलती है। ये तीनों एक सूत्र में पिरो के आते हैं। माने अगर गुर्दा खराब हुआ तो आंखों के पर्दे में भी खराबी आएगी, वैसे ही पैरों की नसों में भी खराबी आएगी। टाइप 2 डायबिटीज़ में थोड़ी स्थिति कुछ अलग सी है कि आपको ऐसा हो सकता है कि आंखें अच्छी हों पर गुर्दे में परेशानी आ गई, और पैरों की नसें अच्छी हैं पर गुर्दा खराब हो गया। तो ये दोनों बीमारियों में थोड़ा सा अंतर है, पर तकलीफ एक जैसी है, आगे की परेशानी एक जैसी है। जैसे आपको मालूम है कि वृक्क की आवश्यकता, गुर्दे की आवश्यकता आपको अपने शरीर की जो गंदगी है उसकी साफ सफाई के तौर पे बहुत ज़रूरी है। एक तरह का ये एक छन्नी है। मान लीजिए जैसे चाय बनाते हैं ना, तो चाय पत्ती छन्नी में रह जाती है, वैसे ही जब खून का दौरा गुर्दे के आसपास से घूमता है तो जो खून में अपभ्रंश हैं, जो खून में ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर के लिए अच्छी नहीं है, वो पेशाब के रास्ते निकल जाती हैं और धीरे धीरे उसमें किसी भी शरीर में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। और जब मधुमेह नियंत्रित नहीं रहता, लंबे समय का मधुमेह है, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, 300-400 शुगर चल रही है, बीच बीच में आपको इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब के रास्ते जलन हो जाती है, खुजली हो जाती है, तो आपका धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ब्लड प्रेशर के साथ साथ गुर्दे में खराबी आने लगती है। जो गुर्दे की छन्नी है, आप उसको अगर चाय की छन्नी की तरह ही देखें तो उसे छानने की क्षमता कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि उन छन्नियों के छेदों से चीज़ें निकलने लगती है, जैसे प्रोटीन। प्रोटीन जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो एल्बुमिन नाम का खास प्रोटीन, तो वो माइक्रो एल्बुमिन नाम का खास प्रोटीन पेशाब के रास्ते निकलने लगता है। मैंने छन्नी के छेद इतने बड़े हो गए हैं कि वो माइक्रो एल्बुमिन को नहीं रोक पाते और पेशाब में माइक्रो एल्बुमिन आने लगता है। नॉर्मल तौर पे 30 मिलीग्राम के कम आता है तो हम बोलते हैं ये सामान्य लक्षण है, सभी को होता है इतना। पर 30 से 300 मिलीग्राम के बीच में जब ये एल्बुमिन आता है तो हम इसको कहते हैं माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। गुर्दा रोग की शुरुआत हो गई है। इसी समय हमें संभलना होगा। इसलिए आपने देखा होगा जो भी मेरे मरीज आते हैं, मैं साल में एक बार नियम से माइक्रो एल्बुमिन नाम का प्रोटीन उनके पेशाब में जरूर देखता हूँ। वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने तो यूरिया क्रेटिन करवा लिया है, किडनी की जांच करवा ली है, ये क्यों अनावश्यक नाहक आप एक जांच करा रहे हैं? तो उनको बताना होता है कि शुरुआती दौर की बीमारी केवल माइक्रो एल्बुमिन की जांच से पता चलेगी, ना कि यूरिया क्रेटिन की, क्योंकि यूरिया क्रेटिन जब खराब हो जाएगा तब बहुत ज़्यादा हम परिवर्तन नहीं ला सकते। फिर जब ये माइक्रो एल्बुमिन नाम का प्रोटीन 300 के ऊपर जाता है तो हम मैक्रो एल्बुमिन यूरिया कहते हैं, और बहुत मात्रा में आने लगता है तो ओवर्ट प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। इसकी शब्दावली समय के हिसाब से बदलती रहती है। तो यूरिन एल्बुमिन एक्सक्रीशन क्लियरेंस के नाम से यूएससीआर आजकल कहा जाता है। तो नई शब्दावली आती रहती है, पर अर्थ यही है। तो जब भी आपको मधुमेह हो तो साल में एक बार पेशाब में माइक्रो एल्बुमिन नाम के प्रोटीन की जांच जरूर करवाइए। अगर ये 30 के अंदर है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। 30 और 300 के बीच में है तो शुरुआती दौर के लक्षण हैं। यही समय है जब आप मेहनत करें, डॉक्टर से मिलें, अपनी शुगर बहुत अच्छे से नियंत्रित करवाएं, तो आपको वृक्क रोग यानी गुर्दा का रोग नहीं होगा, डायलिसिस नहीं करवानी पड़ेगी, नया गुर्दा प्रत्यारोपण नहीं करना पड़ेगा। तो ये समय है, हमें संभलना होगा। तो साथ साथ जब गुर्दा रोग बढ़ने लगता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। ब्लड प्रेशर के कारण भी गुर्दा रोग होता है, मधुमेह के कारण भी गुर्दा रोग होता है,
और जब गुर्दा रोग हो जाता है तो मधुमेह की स्थिति भी विकट हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है और गुर्दे के फंक्शंस भी खराब होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से गुथी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। इसीलिए जब भी आपको मधुमेह है वो तो खाली पेट शुगर 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रखें। इसमें किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं होनी चाहिए। और तकलीफ आ रही है, दवा खाना इलाज नहीं है, पैमाने में बंद कर रहना आपका इलाज है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये क्रिकेट का मैच है जहाँ का रन रेट खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज 7% है। इसलिए रन रेट से अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप मैच हार जाएंगे। और आजकल तो 2020 के मैच में डॉट बॉल भी होती है, मैंने हर गेंद पे रन बनाना पड़ता है। मैंने प्रतिदिन शुगर आपका 100 के आसपास आए, भरे पेट 180 के अंदर आए और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% हो तो डॉट बॉल नहीं होगी। डॉट बॉल नहीं होगी तो आपका आंखों का पर्दा, गुर्दा और पैरों की नसें स्वस्थ रहेंगी, खराब नहीं होंगी। है तो बहुत सरल। लोग क्या करते हैं कि इस गणितीय विवेचना को फिलॉसफिकल विवेचना बना लेते हैं, दर्शन शास्त्र की तरह विवेचना करने लगते हैं। तो दर्शन शास्त्र में तो सही को गलत, गलत को सही बनाया जा सकता है, पर मधुमेह के इलाज में सही गलत की परिस्थिति नहीं निर्मित होती। यहाँ पे आपको लग कर इलाज कराना होता है और इसी बात को समझते हुए हम इस तरह के प्रेजेंटेशंस करते रहते हैं। तो अब आपको मधुमेह हो गया है तो आप हर साल नियमित अपनी माइक्रो एल्बुमिन की जांच कराइए, ब्लड प्रेशर की जांच कराइए जिससे ब्लड प्रेशर एक सीमित दायरे में रहे, शुगर नियंत्रित रहे। कोलेस्ट्रॉल की जांच करिए जिससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा तो भी गुर्दा रोग होने की संभावना कम हो जाएगी। नियमित व्यायाम करें, आहार में ध्यान रखें और निरंतर डॉक्टर की सलाह मिले। ये तो पहली आवश्यकता है कि गुर्दा रोग ना हो। जब हम साल में एक बार जांच करेंगे, मान लीजिए माइक्रो एल्बुमिन नाम का प्रोटीन बढ़ा हुआ आता है, तो हमें क्या करना है, मैं डॉक्टर के तौर पे सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करूंगा। उसके बाद हो सकता है मैं आपको कुछ दवाइयां दूं, जैसे कुछ एस इनहिबिटर्स नाम की परिवार की दवा है और ARB नाम की दवा है, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। तो एक सीमित मात्रा में डॉक्टर आपके देंगे, कोलेस्ट्रॉल अच्छा रखेंगे, शुगर अच्छा रखेंगे और ईश्वर ने चाहा और आप निरंतर सलाह में रहे तो आपको गुर्दा रोग आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा। अगर पेशाब के रास्ते किसी को जलन हो रही, खुजली हो रही है, मधुमेह के साथ यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत विकट परिस्थिति है, इसको कभी भी हल्के से मत लीजिए। इलाज के दौरान, इलाज के बाद या इलाज के पहले ये स्थिति बनती है तो अपने योग्य मधुमेह रोग विशेषज्ञ को दिखाइए और उनकी सलाह में रहिए, जिससे क्या होगा, गुर्दे पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें हमने अच्छी कर ली तो हमें और क्या करना चाहिए, हमें तनाव कम रखना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, खाने पीने में अंतर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे दर्द के लिए आप हरी पन्नी, लाल पन्नी की दवा बिना डॉक्टरी सलाह के मेडिकल स्टोर से लेकर नहीं खाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेडिकल स्टोर से हम लोग ले लेते हैं दवा कि अब तो हरी पन्नी की दवा खा लो, ठीक हो जाता है। बहुत से नाना प्रकार के नाम भी रटे हुए रहते हैं लोगों को, तो उन कंपनियों को डॉक्टर की सलाह में इतने पर्चे नहीं आते जितना मरीज खुद ही खरीद लेता है। पर ये दवाइयाँ जो हैं, ये आपके गुर्दे में परेशानियाँ करने लगती हैं और आपको नुकसान होने लगता है। खास तौर पे उस प्रकार के नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिनको हम NSAID कहते हैं, इसमें कुछ खास जैसे आइबुप्रोफेन है, या आपको मैं व्यावसायिक नाम नहीं बता रहा हूँ, ये इनमें जो कंटेंट है उनके जेनेरिक नाम है, नेप्रोक्सन है। तो ये जो गोली है ये आपको नुकसान कर सकती है, इसलिए। पर ये गोलियां हैं बहुत अच्छी, पर सही जगह उपयोग करने की क्षमता या सही जगह के उपयोग करने की सलाह की क्षमता आपके पास कहाँ है। आप तो सामान्य आदमी हैं, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, वो आपको इन गोलियों के बारे में बताएंगे। और इन गोलियों को अगर डॉक्टर की सलाह में कुछ दिनों तक लिया जाए तो आराम भी मिलता है, गुर्दा भी नहीं खराब होता। तो गुर्दे के लिए और क्या करना चाहिए, देखिए, नियमित व्यायाम से भी मधुमेह नियंत्रित होता है। मानसिक तनाव कम करिए, आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करिए। मोटापा अगर है तो मोटापा कम करिए, क्योंकि मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जननी है और गुर्दे रोग में भी मोटापा के बारे में बहुत सारे शोध हुए हैं। तो जो मोटे लोग होते हैं उनका माइक्रो एल्बुमिन यूरिया या मैक्रो एल्बुमिन यूरिया की स्थिति, मैंने पेशाब में एल्बुमिन नाम के तत्व के आने की संभावना ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है, ये सब चीज़ें खराब होगी तो शुगर भी अनियंत्रित होगा। जब शुगर अनियंत्रित रहता है तो गुर्दे खराब होने की क्षमता की संभावना, आशंकाएं बढ़ जाती हैं।
इसीलिए आप मोटे हैं तो अपना वजन कम करिए, अपने डॉक्टर हार्मोन रोग विशेषज्ञ से सलाह लीजिए, वो आपको सही सलाह देंगे तो आपका मोटापा भी नियंत्रित होने लग जाएगा। तो गुर्दा बहुत ज़रूरी है और आपके जीवन में एक बहुत ही अति आवश्यक ये ग्रंथि है जिसका संबंध खून से भी है। अगर गुर्दा रोग होने लगता है तो खून की कमी होने लगती है, एनीमिया होने लगता है, थोड़ा सा आप चलते हैं सांस फूलने लगती है। इसलिए आपके डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि जब आपको गुर्दे रोग की संभावना दिखे तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर के अलावा वो आपका खून के भी देखे कि हीमोग्लोबिन कितना है। कई बार क्या होता है कि खून से सफाई नहीं हो रही, गुर्दा काम नहीं कर रहा तो पानी रुकने लगता है शरीर में। छाती में पानी भरने से थोड़ा आप चलते हैं तो सांस भरने लगती है। ये सांस भरना ब्लड प्रेशर बढ़े होने के कारण भी हो सकता है, खून में एल्बुमिन की कमी होने के कारण भी हो सकता है और छाती में पानी भरने के कारण भी हो सकता है। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं ये गुर्दा रोग के कारण होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मधुमेह के जो गुर्दा रोग वाले मरीज होते हैं उनमें 60 से 70% संभावना होती है हृदय रोग की। देखिए, बात आती है गुर्दे की और ख़त्म कहाँ हो रही है, हृदय रोग पे हो रही है। तो हृदय रोग से होने वाली मौतें बढ़ जाती हैं जिनको मधुमेह और गुर्दा रोग दोनों हैं। इसलिए भी ज़रूरी है कि हम गुर्दा खराब होने ही ना दें, गुर्दे का बहुत ध्यान रखें और समय समय पर अपने डॉक्टर की सलाह में रहें। तो ये कोई बहुत जटिल बात नहीं है, पर हाँ, हो जाने के बाद आपको डॉक्टर की सलाह में रहना होता है। आपका अगर शरीर में पानी ज़्यादा रुक रहा है, पोटेशियम नाम का अम्ल बढ़ रहा है या आपकी सांसें फूल रही हैं, हार्ट फेलियर जैसी स्थिति लगती है, तब डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस भी ऐसा नहीं है कि डायलिसिस नहीं करवानी चाहिए, डायलिसिस से भी आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ आती हैं। तो निरंतर डायलिसिस में लोग रहते हैं और एक समय के बाद उन्हें गुर्दा प्रत्यारोपण भी करना पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे मध्य गुर्दा दान की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए, इसकी भी जागृति होनी चाहिए, जिससे हम अपने शरीर को मृत्यु के समय दान कर दें तो किसी ज़रूरतमंद को हमारा गुर्दा मिल जाएगा। तो उसके जीवन में एक नई अलग नई रोशनी आएगी और खुशियाँ बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं आपका भी मन और आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो गुर्दा दान करना भी ज़रूरी है। मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुर्दा दान करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके उन भाइयों को जीवन पर्यंत आपकी याद रहेगी कि आपके गुर्दे ने उनके जीवन में अभूतपूर्व खुशियाँ लाई हैं। तो मधुमेह के विशेषज्ञ के तौर पे मेरे आपसे ये एक प्रार्थना है कि अपना शुगर बहुत अच्छे से नियंत्रित करिए, बीपी नियंत्रित करिए, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करिए और मन की शांति बनाकर रखिए और नियमित एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ की सलाह में रहिए ताकि आपके गुर्दे हमेशा स्वस्थ रहें। ये अपवृक्क की स्थिति माने वृक्क ग्रंथि, गुर्दे की खराबी की स्थिति ना बन पाए और आपके जीवन में किसी भी प्रकार के काले बादल ना छाएं। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।